नमस्कार, यह है 5 की बात। आप देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हम खास खबर आपको दिखाएंगे। इस समय लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने चुनावी बॉन्ड योजना को फौरन रद्द करने का आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही हैं, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। कहा है कि ये सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का भी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो 6 मार्च तक बॉन्ड के सारे ब्यौरे चुनाव आयोग को दे। ये बताना होगा कि बॉन्ड किसने खरीदे, कब खरीदे और कितने के खरीदे। और चुनाव आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सारी जानकारी साझा करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब नए बॉन्ड जारी नहीं करेगा। जो बॉन्ड भुनाए नहीं गए हैं, जिन्हें इनकैश नहीं किया गया है, उन्हें वापस लौटाया जाए। तो क्या होता है ये चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड? राजनीतिक दलों को चंदा देने का ये एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। तो जो चुनावी बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट है, उसे 2017 में तत्कालीन मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली लेकर आए थे। इसे काले पैसे को रोकने का एक तरीका माना गया था। 2018 में इसे नोटिफाई कर दिया गया और जो नियम है उसके अनुसार आरबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करता है। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीदा जा सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गोपनीय होता है। ये 1000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के हो सकते हैं और जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में मिलते हैं। चुनावी साल में इन्हें खरीदने का समय 1 महीना और बढ़ सकता है। लेकिन इन बॉन्ड्स को लेकर कई विवाद भी रहे। ये सवाल उठता रहा कि इसका चुनावी प्रक्रिया पर कैसा असर पड़ रहा है। पहली बात यही थी, जो चिंताएं थी उसमें ये बात थी कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। दूसरी बात ये थी कि बस सरकार को पता है कि किसने बॉन्ड खरीदे, यानी ये ऐसी सूचना है जो एक पक्ष को हासिल है, दूसरे पक्ष को नहीं। यानी ये चुनाव को बराबरी की लड़ाई नहीं रहने देता है। तो इसे लेकर आपत्ति थी और आलोचना ये भी थी कि ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है, चूंकि ये गोपनीय है, फिर इसका फायदा शेल कंपनियां उठा सकती हैं। ये काले पैसे को वाइट करने के काम आ सकता है। तो ये तमाम चीजें इसके बारे में थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। The information about the funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting. One of the factors which contributes to political inequality is the difference in the ability of persons to influence political decisions because of economic inequality. Economic inequality leads to differing levels of political engagement because of the deep association between money and politics. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributor. That is, it enhances access to legislators. This access also translates into influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements because of the close nexus between money and politics. तो इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस का खेमा खुश है, बीजेपी बचाव कर रही है चुनावी बॉन्ड के। पहले सुनते हैं कि क्या कहना है कपिल सिब्बल का इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें जयराम रमेश ने एक्स पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद से पारित कानून के साथ साथ भारत के संविधान दोनों का उल्लंघन माना है।
लंबे समय से प्रतीक्षित इस फैसले का बहुत स्वागत है और ये नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेषाधिकार देते हुए अन्नदाताओं पर अन्याय पे अन्याय कर रही है। हमें ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से भी इनकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतनी जिद क्यों? लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चुनावी बॉन्ड के फायदे बताते हुए या इसका बचाव करते हुए क्या कहा है, पहले सुनाते हैं आपको। This decision was undertaken for a very laudable objective to bring in transparency in electoral funding. चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी मैंने सुना नहीं है, अगर उन्होंने कहा है कि घूस लेके दिया गया है, अगर ये कहा है तो जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। Those whose DNA is based upon corruption and bribery, please don't make those allegations against the BJP. लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? रविशंकर प्रसाद ने लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर मजाक करते हुए कहा कि जो लोग फील्ड में हैं ही नहीं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या। लेकिन दूसरी तरफ से आरोप यही लग रहा है कि बराबरी का नहीं है ये जब गेम, तो फिर इसमें एक पक्ष को फायदा और दूसरे को नुकसान है। आशीष भार्गव समझा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है और इसे रद्द कर दिया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने सहमति से अपना फैसला सुनाया है और इसमें कहा कि राजनीतिक दल किसी भी चुनाव प्रक्रिया में एक अहम हिस्सा होते हैं और चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, जो फंडिंग मिलती है, उसकी जानकारी बाहर आना ज़रूरी है। चुनावी बॉन्ड जो है वो ये योजना अकेली ऐसी योजना नहीं है जो काले धन को रोकती हो, बल्कि इसके और भी विकल्प मौजूद हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए इस तरीके से सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राजनीतिक चंदे का खुलासा न करना भारत के संविधान के मौलिक अधिकार यानी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकतंत्र में मतदाता को सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक फंडिंग के स्रोत का पता होना चाहिए, उसे जानने का अधिकार है। और जो कॉरपोरेट असीमित तरीके से जो धन राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, वो जो फंडिंग होती है वो पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई तुरंत जो चुनावी बॉन्ड है उन पर रोक लगाए। साथ ही साथ 6 मार्च तक 2019 से लेकर अब तक जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए उसकी तमाम जानकारी यानी खरीदारों का नाम, खरीद का कितना पैसा है, इसके अलावा जो पार्टी को दिया गया है वो तमाम जो जानकारी है वो 6 मार्च तक चुनाव आयोग को मुहैया कराए और इसके बाद चुनाव आयोग जो है 13 मार्च तक इसे अपने वेबसाइट पर डालेगा यानी इसे सार्वजनिक करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी इन कैश नहीं हुए हैं वो जो हैं उनको वापस खरीदार को किया जाएगा और फिर उन्हें पैसे वापस दिए जाएंगे, यानी पॉलिटिकल पार्टियां वो वापस करेंगी जिन्हें अभी तक इन कैश नहीं कराया गया है, जिनका भुगतान बॉन्ड का नहीं लिया है राजनीतिक पार्टियों ने। तो एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक और एक मिसाल कायम करने वाला ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं अंजलि भारद्वाज जो सह संयोजक हैं एनसीपीआरआई की, और इसके अलावा अश्विनी दुबे हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब दोनों का स्वागत है। अब अंजलि भारद्वाज, लोकसभा चुनाव के बारे में हमारे सहयोगी आशीष भार्गव कह रहे थे कि उसके ठीक पहले ये फैसला आता है और लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक फैसला है, लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। किस तरह का असर आप देखती हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा चुनावों पे? देखिए, जो आज फैसला आया है नगमा, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही अहम फैसला है
और इसका सीधा प्रभाव जो है लोगों के जानने के हक पर, सूचना के अधिकार पर पड़ेगा। सबसे बड़ी जो तकलीफ लोगों को रही है पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम है उसमें यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास पैसा कहाँ से आता है वो लोगों को जानकारी नहीं होती ज़्यादातर, और ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। क्योंकि अगर हम समझें कि जब आप और मैं वोट डालने के लिए जाते हैं एज अ सिटीजन, एज अ वोटर, हमें अगर ये नहीं पता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहाँ से पैसा ले रही हैं, तो वो हमारे जानने के हक का हनन है। और ये इंफॉर्मेशन क्यों इतनी ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि जब कोई बड़ा कॉरपोरेट या कोई कैपिटलिस्ट पैसे देते हैं किसी पार्टी को, तो बेवजह तो पैसे नहीं देते हैं। एक हमेशा क्विड प्रो क्वो की एक संभावना रहती है, उनकी उम्मीद रहती है कि जब वो पैसे देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी उनके लिए काम करेगी। तो जब हम वोट करने के लिए जाते हैं हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस पार्टी को हम वोट करने की सोच रहे हैं वो किसके लिए काम करेगी, उसने किससे पैसे लिए हैं। और आज अगर हम समझे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो फैसला ऐतिहासिक इसीलिए है कि कोर्ट जो शुरू से कहता आ रहा है कि लोगों का जानने का हक अनुच्छेद 19(1)(a) से आता है। दोनों तरह की बातें मैंने सुनी। अभी जैसे रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि ये लाया ही इसलिए गया था क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़े, और जो चुनावी चंदा होता था कि कहीं से भी लोग किसी को चंदा दे रहे हैं उसको एक तरह से स्ट्रीमलाइन करने की बात थी। तो अश्विनी जी, आप इसमें आपका क्या विचार है? इससे ट्रांसपेरेंसी जो इसके लेके चिंता थी या क्रिटिसिज्म था वो यही था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन पैसा दे रहा है ये पता नहीं चलता है और कोई भी गुमनामी से पैसा दे सकता है। चंदा जो होता था उसको आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, पर इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हनन उसका हो रहा है। पर बीजेपी अभी भी यही कह रही है कि ये बहुत अच्छा था और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए था चुनाव को। तो आपका क्या मानना, किस तरह से ट्रांसपेरेंट बना रहा था चुनाव को? अब जब ये फैसला आया है तो क्या असर पड़ेगा चुनावों पे? देखिए, सबसे पहले जो पार्टियां तमाम मौकों पर वोट मांगती हैं, पोस्टर होर्डिंग छपवाती हैं, चुनाव रैली आयोजित करवाती हैं, ये सब पैसे जो अनअकाउंटेबल मनी खर्च होती है उसके लिए अगर हम देखें तो एक उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि वो पहले कहां से पैसा आ रहा था इस बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ब्यौरा देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस समय ये स्कीम लाई गई 2 जनवरी 2018 को फाइनेंस बिल में संशोधन के जरिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला बिंदु यह था कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता, ब्लैक मनी पर अंकुश। अब लेकिन एक उसका दूसरा जो पहलू हम देखते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी का फलक्रम इलेक्टोरल प्रोसेस है। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज की उस पूरे पारदर्शिता को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जनता का अधिकार बनता है। वैसे समय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल्स के जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिश करने की बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई ने साफ तौर पर कहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट कितना पैसा खर्च कर रहा है उसका ब्यौरा देने की बात कही, तो ऐसे समय पर एक ऐसा कानून जिसमें कि दानदाता के बारे में पता ही नहीं है, वो निश्चित तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक भारत के संविधान में एक व्यक्ति का, उसका हनन करता है। क्योंकि जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक सेंट्रल लेजिस्लेशन देश में लागू है, वैसी परिस्थिति में अगर राइट टू 19(1)(a) को हटा दें हम, और हम राइट टू प्राइवेसी की बात कहते हुए जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके साथ, या इलेक्शन का जो पूरा पॉलिटिकल पार्टीज को मैनेज करने का कहां से पैसा आया वो जो प्रोसेस अगर हम नहीं बताएं, वो पैसा कहां से आया वो नहीं बताएं, तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठेगा। 2 सवाल, पारदर्शिता थी, पार्शियल पारदर्शिता नगमा जी कहां थी? जब कोई डोनर स्टेट बैंक के चुनिंदा 29 शाखाओं में जाता है और 29 शाखाओं में अपना पैसा देते हो, अपने केवाईसी देता है, तो पहली पारदर्शिता वहां पर आती है। दूसरी पारदर्शिता की जो बात है वो ये है कि जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही और जांच करते समय जरूरत पड़ती है कि ये पूरा प्रोसीड्स जो कहां से आया उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी है। तीसरा, इलेक्टोरल प्रोसेस को मतलब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद के किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, क्योंकि वो इनकम टैक्स का रिबेट भी उसमें वहां थी। लेकिन जनता का जो जानने का अधिकार था
जनता के जानने के अधिकार पर यहां पर अंकुश था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरे की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये बराबरी नहीं रहती थी। ये भी कहा गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक पक्ष को पता है, सरकार को पता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी मैदान में उन्हें नहीं पता है। और आपको क्या लग रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें क्या मुख्य गड़बड़ियां लगी? कहा गया कि ये संविधान का उल्लंघन भी करता है, ये असंवैधानिक है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है। तो वैसे में अब जब इसे हटाया गया है और अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी नहीं किए जाएंगे तो इलेक्शंस पर क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं आप अश्विनी जी? देखिए, एक सबसे पहला तो क्यूट प्रो क्यू की बात जो इन्होंने कहा हमारे अंजलि जी ने, वो एक सुप्रीम कोर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो देगा वो निश्चित तौर पर फेवर चाहेगा। लेकिन यहां सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से इसको इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि राज्यों में भी चंदा आया है। जैसे संजीव खन्ना की जो जजमेंट है, उस जजमेंट में उन्होंने जो प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात की, तो उन्होंने जो चुनावी चंदे आए उसके बारे में रेशियो भी बताया है। तो ऐसा नहीं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन जो ब्लैक मनी को इरेडिकेट करने की बात थी, जो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट था, मैं समझता हूं कि अब ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी को इरेडिकेट कर पा रहा था क्या अंजलि भारद्वाज? जैसे चंदे पहले दिए जाते थे और उसमें और इसमें क्या फर्क आपको लगता है? चंदा देते हैं लोग पॉलिटिकल पार्टीज को और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जा रहा था, तो इसमें दोनों में डिफरेंस इतना क्या था? और किस तरह से ये ब्लैक मनी को कंट्रोल कर रहा था क्या? देखिए नगमा, ये एक बहुत ही कंटेंशियस चीज़ है। सरकार यही कहकर लाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कि हम पारदर्शी और बनाना चाहते हैं चुनावी व्यवस्था को और पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को, और ये भी कहकर लाई थी कि हम ब्लैक मनी के खिलाफ बंद करने के लिए ब्लैक मनी को ये ला रहे हैं। लेकिन हम ही नहीं, जनता ही नहीं, बल्कि आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा कि इससे तो ब्लैक मनी और बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें कि चुनावी बॉन्ड को स्कीम को लाने से पहले जो कि चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स लाए गए डिफरेंट लॉज को, उसके तहत पूरी पॉसिबिलिटी खुल जाती है, जो कंपनीज एक्ट में चेंज किया गया, आईटी एक्ट में चेंज किया गया, कि शेल कंपनियां सेटअप कर दी जाएं और मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा सिस्टम खुल जाता है। ये बात आरबीआई के गवर्नर जो थे उस समय पे, उर्जित पटेल, उन्होंने भी ये लिखी थी सरकार को, और ऐसा सारी जो लेटर्स थी उनकी, वो सूचना के अधिकार के जरिए से बाहर आई हैं। और उसमें ये चेतावनी दी गई है सरकार को कि ये बड़ा डर है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी जो है वो बढ़ जाएगा इन बॉन्ड से। और यही बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत गौर से सुना है कि ना केवल ये लोगों के जानने के अधिकार का हनन है, बल्कि इससे, क्योंकि एफसीआरए के कानून में भी बदलाव है, तो अब कोई भी इंडियन कंपनी जो सब्सिडरी है कोई विदेशी कंपनी की, वो भी पैसे दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से पैसे दिए जाते हैं, कंपनीज एक्ट में चेंज करके जिस तरीके के चेंजेस आए थे, क्या तो शेल कंपनी क्या इसका इम्पैक्ट दिखता है लोकसभा चुनाव पे? बहुत जल्दी से संक्षेप में आपको क्या लगता है अश्विनी जी, और आपको क्या लगता है अंजलि? बहुत छोटे जवाब चाहती हूँ। इलेक्शंस पे क्या असर पड़ेंगे, लोकसभा इलेक्शंस पे? देखिए, जो अब तक जो फंडिंग आ चुकी है वो फंडिंग काफी है पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज तक फर्दर नहीं आ सकती अब ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी एक बात यह है, देखिए, मैं कंपनी एक्ट की बात अंजलि जी ने किया, कंपनी एक्ट जब 2023 में बदलाव हुआ, उसमें एक बड़ी बात थी कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सके, कुछ शर्तें थी। डोनेशन को बोर्ड की मंजूरी मिली हो, डोनेशन कैश में दिया जाना चाहिए, चंदे का जिक्र प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना चाहिए, कंपनी 3 साल तक मिलने वाले औसत मुनाफे के 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती, और जिस पार्टी को चंदा दे रही है उसका नाम देना जरूरी था। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि 100% इम्पार्शियल, अनबायस्ड, अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस था। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट में जो एक व्यक्ति का निज जानने का अधिकार है, राइट टू नो है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, इसी के आधार पे इसको, ये सबसे बड़ी बात थी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका ये हनन करता है। अंजलि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? चुनाव पर सबसे बड़ा असर यही पड़ेगा कि लोग अब जब जाएंगे चुनाव में तो उन्हें ये अधिकार है कि वो जान सके। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल अपहोल्ड किया है जानने के अधिकार का, और ये इनसिग्निफिकेंट नहीं थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पैसे आ रहे थे। अगर हम भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी की हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखते हैं
उसमें 54% जो उनके फंड्स थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से आ रहे थे। ये उन्होंने खुलासा किया है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके से गोपनीय तरीके से पैसे चुनाव में ना आए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में ना आए, और लोगों के जानने का अधिकार बना रहे। लोगों के जानने का अधिकार जो है उसकी पूरी रक्षा की जाए और लोगों को पता हो कि कौन पैसे जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ से आ रहे हैं। आप जब वोट करने जाते हैं तो आप जिसे वोट कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहा है, जैसे अंजलि भारद्वाज ने कहा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, अश्विनी जी और अंजलि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अब ये उम्मीद है जितने पैसे आने थे अभी वो आ चुके होंगे, लेकिन जो चुनाव अब हो रहा है उसमें और ज़्यादा बॉन्ड्स जारी नहीं कर सकती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI को तमाम जानकारी देनी है अब तक कि कहाँ पैसे जो हैं इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम अब, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान की खबर। क्या पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर से कोई उथल पुथल हो सकती है? इमरान खान एक नया दावा पेश करने वाले। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की राजनीति में क्या फिर से कोई उथल पुथल मुमकिन है? ये माना जा रहा है कि वहां शहबाज शरीफ की सरकार बन रही है जिसे PPP बाहर से समर्थन देगी। इमरान की पार्टी विपक्ष में रहेगी, लेकिन अब इमरान खान शायद अपनी रणनीति बदल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि इमरान ने भी सरकार बनाने की कोशिश तेज कर दी है। उन्होंने उमर अयूब को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है। अब वो गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी भी पार्टी के साथ में, किसी भी दल के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब अलग अलग पार्टियों से बातचीत करने को वो तैयार हैं। साथ ही इमरान की पार्टी ने साफ किया है कि वो PPP और PMLN के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। PTI ने चुनाव नतीजों के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, क्या पाकिस्तान की राजनीति में फिर से अब कोई करवट मुमकिन है? ये हो रहा था लगभग तय कि कुछ भी हो पर इमरान खान की पार्टी तो सरकार में नहीं आएगी, पर अब लग रहा है ये गुंजाइश है, और जो उन्होंने बार बार ऐलान किया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब किसके साथ गठबंधन की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, PTI के जो लीडर हैं इमरान खान, वो जेल में बंद हैं, और इमरान खान की जो पार्टी है PTI, उसका चुनाव चिन्ह बल्ला वो भी छीन लिया गया। तो इमरान खान जो हैं वो खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उनके उम्मीदवार जीत कर आए हैं, लेकिन जहां तक अलायंस की बात है तो कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उनकी पार्टी के भीतर से निकल कर सामने आ रहे हैं। आज अडियाला जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए PTI के कई नेता गए थे। जब अडियाला जेल से मिलकर असद कैसर आए, जो कि PTI के एक बड़े नेता हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि पार्टियों के साथ बातचीत करें, और उमर अयूब को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है PM पद के लिए। सवाल ये है कि जब तक वो PPP जैसी किसी बड़ी पार्टी का साथ उनको नहीं मिलता, PTI को नहीं मिलता, तब तक प्रधानमंत्री पद का सपना जो है वो कोसों दूर है, चाहे वो उम्मीदवार किसी को भी बनाए। इसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें कि PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो है वो भी शामिल हुए, और उसके बाद निकलकर जो बयान दिया गया उसमें रूल आउट किया गया कि PMLN और PPP के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। बाकी पार्टियों के साथ आउटरीच किया जा रहा है। उसमें JUIF है, हालांकि उसकी सिर्फ 4 सीटें हैं, ANP है, JUIF है फजलुर रहमान, जिन्होंने कल बयान दिया कि वो चुनाव नतीजों को नहीं मानते और रिगिंग हुई है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरह की पार्टियां जो चुनाव नतीजों के खिलाफ खड़ी हैं, उन सबों को एकजुट करके एक मजबूत विपक्ष देने की कोशिश भी PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से की जा रही है, और इसलिए शनिवार को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। दोपहर 12 बजे प्रदर्शन शुरू होगा, और चुनाव नतीजों के खिलाफ जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है उसको घेरने की कोशिश होगी, क्योंकि इमरान खान लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सेना की वजह से इस तरह की जो रिगिंग है वो की गई है, और PTI के नेता लगातार आरोप लगाते हैं कि सेना के लाडले हैं उन लोगों को जो सीटें हैं वो दी गई हैं, और इमरान खान को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, PTI को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया चुनाव चिन्ह पर। तो अब देखना है कि एक देर से सही जो एक पॉलिटिकली अछूत माने जाते
हैं इमरान खान वहाँ पे पीटीआई, क्योंकि वो किसी के साथ राब्ता, किसी के साथ संपर्क में भरोसा नहीं करते, उनकी तरफ से एक कोशिश शुरू हुई है, लेकिन लगता है कि ये देर हो चुकी है। जिस तरह से पीएमएलएन की सरकार को समर्थन देने के लिए पीपीपी ने ऐलान कर दिया है, और उसमें एक और ख़ास बात है नगमा की ज़रदारी जिनको कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि रिकॉन्सिलिएशन की बात की थी उन्होंने इमरान खान के साथ, और इसलिए भी हो सकता है कि बर्फ़ थोड़ी सी पिघली हो और शुरुआती तौर पे जानकारी आई कि पीपीपी के साथ बात करने को तैयार है पीटीआई, लेकिन बाद में इसका खंडन आ गया। तो अब देर हो चुकी है इमरान खान के लिए, और मजबूत विपक्ष बनने का विकल्प भी पार्टी जो उनकी लेकर चल रही है। ठीक, धन्यवाद आपका। तो इमरान खान अब दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा पीएमएलएन के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो दूसरी पार्टियों से भी बातचीत हो रही है, तो एक मजबूत विपक्ष वहां पर हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो बेहद बुरी है। इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उम्मीद उसे लगी हुई है। इस पर और जानकारी दे रही हैं साक्षी बजाज। क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ पाकिस्तान को बचा सकती है? आईएमएफ, याद रखिए, उन्होंने जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 2% पर जो है गिरा दिया है। और पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए महंगाई का फोरकास्ट यानी कि इन्फ्लेशन का फोरकास्ट जो है वो कंसर्न्स रहते हैं, और वो फोरकास्ट भी बढ़ चुका है। अब जब महंगाई बढ़ रही है और डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 70% से भी ज़्यादा है, तो जो एनालिस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं कि देखिए चिंता का समय जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बढ़ता ही जा रहा है। अब आईएमएफ के $3 बिलियन लोन प्रोग्राम जो है वो अगले महीने एक्सपायर हो रहा है, और चिंता जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर है। और यही नहीं, याद रखिए पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो भी काफ़ी कम हैं, और सारे ही इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो ये दिखा रहे हैं कि एक वीक इकोनॉमी जो है वो आगे जाके और भी वीकर ही हो सकती है। तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में, और ये जो है एक इनडिसाइसिव इलेक्शन के बाद जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिख रही है और एक फुल स्केल इकोनॉमिक क्राइसिस जो है हमें दिख रहा है, तो अब जो नई सरकार आएगी पाकिस्तान में, क्या ये उनकी इकोनॉमी को रिकवर करवा पाएगी या बहुत लेट हो जाएगी? क्योंकि जो चिंता है इकोनॉमिक कंसर्न्स की वो जो है वो बढ़ते ही जा रही है। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ी पहल हुई है। 10 दिनों में देश को 7 एम्स मिलने जा रहे हैं। सरकार 6 एम्स का उद्घाटन करेगी। 16 फरवरी यानी कि कल रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलगिरी में एम्स की शुरुआत हो रही है। 20 फरवरी को जम्मू में अवंतीपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। एम्स के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 10,200 करोड़ का बजट दिया गया है। और अब दिखाते हैं आपको राजस्थान के स्कूल से एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 1,28 लाख बच्चों ने आज एक साथ सूर्य नमस्कार किया। राजस्थान सरकार के मुताबिक इतने बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के 65,000 सरकारी और 38,000 प्राइवेट स्कूलों में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी वहां पर चल रही थी। तो यहाँ आज राजस्थान सरकार जो है एक सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड बना रही है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से हर स्कूल में बच्चे जो है वो सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ये मीनावाला का सरकारी स्कूल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो बच्चे हैं एक साथ मिलके सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। आइए पूछते हैं कुछ बच्चों से कि उनको कैसा लग रहा है। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा होता है यहाँ पर मीनावाला का स्कूल है, उसमें ये सूर्य नमस्कार हो रहा है। आइए इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपका नाम बताइए। हाँ जितेंद्र, क्या कर रहे हो आज आप? सूर्य नमस्कार। क्यों कर रहे हो आप लोग सूर्य नमस्कार?
क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और उससे क्या क्या फायदे हैं आपको पता है सूर्य नमस्कार के? इसमें जैसे अपनी मसलों को है ना जो होता है ताकत मिलती है। अच्छा ठीक है, चलिए आप करते रहिए सूर्य नमस्कार। एक और बच्चे से पूछते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है इन बच्चों को, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? क्या कर रहे हो? सूर्य नमस्कार। ओके चलिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर जगह हर स्कूल में सूर्य नमस्कार हो रहा है। आज राजस्थान में सरकार ने आदेश दिए हैं कि ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आज सूर्य सप्तमी है और इसको चलते सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।